नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही
बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सास बहू में मीठा खाने की प्रतियोगिता। रावड़ीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें उमा अपनी बहू नीलम और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू को कैंसर था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उमा दोनों लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अरे बहू, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मुझे और तुझे लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाना है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हो, घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में उनका एक दाना तक नहीं है।
ऊपर से मेरी मालकिन तो मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रही है। हे भगवान, ये अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आज मैं अपनी मालकिन से जाकर तनख्वाह मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है वह फिर से कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझे टाल देगी। अरे माँ जी, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अगर पहले ही आप बुरा सोचोगी तो अच्छा कहाँ से होगा। चल बहू, ठीक है, मैं अच्छा ही सोचूंगी। चल, वैसे काम पर जाने का समय हो गया है, अब हमें काम के लिए निकलना चाहिए। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी मालकिन के घर काम करने के बाद उनसे तनख्वाह मांगती हैं। अरे मालकिन, देखिए, एक तो मेरा बेटा कैंसर का मरीज है, ऊपर से हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। अगर आप समय पर तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे तनख्वाह दे दीजिए मालकिन। अरे जब देखो तुम गरीब भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। अरे मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तनख्वाह दे दूंगी। तेरे साहब अभी शहर से बाहर गए हैं, पैसे उन्हीं के पास हैं। जैसे ही वह वापस लौट आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अपनी मालकिन का यह जवाब सुनकर बेचारी उमा चुप रह जाती है, जिसके बाद में कुछ नहीं कह पाती और अपनी मालकिन के घर के बाकी के काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, मेरे पति बहुत बीमार हैं, ऊपर से उन्हें कैंसर भी है। कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो कभी उनकी दवाई लेकर आनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं ये कह रही थी कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे पैसे पहले ही मांग लेती हो तो अच्छा होता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे उन सभी पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है 500 का नोट है, अगर चाहिए तो बताओ। नीलम थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन से 500 रुपए का नोट ले लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, इन 500 रुपए से कम मेरे घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, वरना मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। नीलम 500 रुपए ले जाती है और उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान सौदा खरीद लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सास उमा उसे नजर आती है। अरे माँ जी, रुक जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर पर। जैसे ही उमा की नजर नीलम के खाने के सामान पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे बहू, लगता है तेरी मालकिन ने तुझे तनख्वाह दे दी है, तभी तू घर का राशन लेकर आई है। चलो, अच्छी बात है, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मेरी मालकिन ने मुझ पर तरस खाकर 500 रुपए दे दिए, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आई हूँ। अच्छा, ये बात है तो चल, कोई नहीं बहू, कम से कम तेरी मर्जी ने तुझे थोड़े पैसे तो दे दिए। मेरी मालकिन ने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं इनसे, तो हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं निकलता। दोनों सास बहू वापस घर लौट आती हैं, जिसके बाद नीलम लाए हुए सामान से खाने के लिए कुछ बना लेती है। जिसके बाद नीलम अपनी सास और अपने पति को खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम और उमा फिर से काम पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मालकिन से पैसे लेकर ही रहूंगी, वरना मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी विक्रम जी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर समय से दवाई नहीं दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उन दोनों के साथ बहुओं को एक आदमी माइक पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ और 1 लाख रुपए का इनाम जीत कर ले जाओ। जो हमारी दुकान की 100 मिठाइयाँ खाएगा वो इस चुनौती को जीत जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ। ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। क्यों ना हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। अगर हम 100 मिठाई खाकर इस कंपटीशन को जीतते हैं तो 1 लाख तुझे इनाम मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलो अब हम उस आदमी के पास चलकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। दोनों सास बहू उस आदमी के पास जाती हैं और अपना अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती हैं। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने लगता है।
एक के बाद एक औरत और आदमी आते और मिठाइयां खाने लगते, लेकिन इतने आदमियों और इतनी औरतों के आने के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। जैसे ही नीलम और उसकी सास उमा का नंबर आता है, वो एक दूसरे से कहती हैं, देख बहू, चाहे आज कुछ भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना ही है। इस प्रतियोगिता को हम विक्रम के नाम पर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरी 100 मिठाइयाँ खाकर ही रहूंगी। दोनों सास बहू एक एक करके मिठाइयां खाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वो माँ और नीलम अपने अपने हिस्से की 50 मिठाइयां खा चुकी होती हैं, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से की मिठाइयां खा जाती हैं, जिसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ने तो 100 मिठाइयां खा ली। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर पूरी 100 मिठाइयां खाई हैं। इसके चलते हम तुम दोनों सास बहू को 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो आदमी दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने हिस्से के पैसे लेकर वापस घर आ जाती हैं और सबसे पहले वो दोनों मिलकर विक्रम का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में विक्रम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है और बिल्कुल पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा। मुझे अब अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत फिक्र है। आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। एक तरफ विक्रम नौकरी करना शुरू कर देता है, तो दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर बचे हुए पैसों से अपना खुद का काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में उन दोनों सास बहू की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी एक मिठाई खाने की प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी के सभी दुख एकदम से दूर कर दिए। अब वो दोनों सास बहू विक्रम के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास का बहू पर दहेज अत्याचार। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है, जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगफेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है। अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे? जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा, जरा वो तोहफा तो लेकर आना। जी पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है। अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते, पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी, सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं? हाँ 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 बेटा, जरूर। तभी पंकज, दिव्या, सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्लाकर कहती है, अरे ओ नास पीटी करम चली बेहया, सूरज सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई। अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी, चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है? जा जाकर बाकी का काम कर, या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है, फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मार डाला रे। करमजली नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया। साजिश की है तूने मुझे मारने की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी, पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करमजली नास पीटी बकवास कर रही है। ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे। बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक। अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना? पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म।
माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपके हिसाब से ही नमक डाला है, मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चांटा खींच कर मारती है। आह! माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है। चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है? अरे बैठ। अरे दिव्या, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं? पंकज जी, क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा। जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे। सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है? जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी, मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया, यहाँ तक कि आपने जो बोला, पैसे, जेवर, गाड़ी, हर डिमांड पूरी की है। अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती और जवाब देती है, अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ, बता लाएगी कि नहीं लाएगी? ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है। पंकज जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना? चल फोन कर अपने बाप को। जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा, कैसे हो आप? वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल। और ये क्या आवाज क्यों आ रही है? तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे? चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहां उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है, पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई। मैं खुश हूँ भैया। अच्छा, गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहां जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे लाकर दिए हैं। क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी कितना मांगेगा? तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी, वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं हैं? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा। तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। माँ जी, इन्हें रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है। देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे।
क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है? थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उतर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये मुझे मार डालेंगे, बार बार दहेज मांगते हैं। पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है, और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ। ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे अरे, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है। दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। लहंगा चुराने वाली बहू। शिवन्या की अभी अभी शादी हुई थी। उसे लाल जोड़ा बहुत पसंद था। वो शादी के बाद भी हर दम लाल जोड़ा पहनकर तैयार होया करती थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या, आज तूने फिर से लाल जोड़ा पहन लिया? ये क्या, तू रोज रोज अपना लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है? माँ जी, मुझे लाल जोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे पहनकर अपने आप को देखती रहती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे अपना चेहरा अपनी माँ की तरह लगता है। जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझ में मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। अरे वो तो शुक्र मना कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं, भगवान को प्यारी हो गई है, नहीं तो तू अपनी माँ की चमची बनी रहती। सुलेखा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद भी शिवन्या को अपनी सास की कही बात का कोई बुरा नहीं लगता और वो अपना लाल जोड़ा पहनकर अपने आप को शीशे में देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुलेखा शिवन्या से कहती है, आज हम लोग मेरी सहेली के घर जा रहे हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेना। अच्छा माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लाल जोड़ा पहन लेती हूँ, मैं उसमें बहुत प्यारी लगती हूँ। हाँ बहू, तूने सही कहा, लाल जोड़ा पहनकर तू लाल घोड़ी बन जा। शिवन्या अपनी सास सुलेखा की बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप मुझे लाल घोड़ी कहकर बुलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे बहू, पहले तो तू ये सोच कि लोग तुझे इस प्रकार लाल जोड़ा रोज रोज पहनते हुए देखेंगे तो क्या सोचते होंगे। सुलेखा के कई बार समझाने के बाद शिवन्या नॉर्मल कपड़े पहनकर सुलेखा की सहेली के घर पहुंच जाती है। सुलेखा की सहेली विनीता सुलेखा से कहती है, अरे सुलेखा बहन, ये देख तो जरा, मैंने अपनी बिटिया अरुणा के लिए शादी का जोड़ा खरीदा है। ये लाल जोड़ा तुझे कैसा लग रहा है? अरे बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा, काफी महंगा होगा। और ये महंगा तो है ही, पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ हाँ, सही कहा तूने, इसकी कीमत तो दिख ही रही है। सुलेखा और विनीता दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी शिवन्या लाल जोड़े को हाथों में पकड़कर बहुत खुश होती है और उसे अपने ऊपर लगाकर देखती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लाल जोड़ा है। इतना प्यारा लहंगा और इतनी प्यारी चोली मैंने कभी नहीं देखी। क्या सुंदर लग रहा है। अरे मेरे ऊपर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। शिवन्या का ये बर्ताव देखकर विनीता को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सुलेखा कहती है, हे भगवान बहू, तू ये क्या कर रही है? ये किसी और का लाल जोड़ा है, किसी और का लहंगा है, चुपचाप इसे यहीं रख दे। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शिवन्या आराम से लहंगे को रख देती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में शिवन्या अपनी सास सुलेखा के साथ उसी लड़की की शादी में आती है, जिसके बाद शिवन्या दुल्हन के कमरे के अंदर उसका लाल लहंगा रखा हुआ देखती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लाल लहंगा। शिवन्या को लहंगा इतना पसंद आ जाता है कि वो चोरी छुपे खिड़की से उस लहंगे को चुरा कर अपने घर रख लेती है और वापस शादी में आ जाती है। शादी में आने के बाद अचानक से विनीता की बेटी अरुणा जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरा लहंगा कहीं दिख नहीं रहा। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? मेरा लहंगा कहाँ गया? अरुणा अपनी माँ विनीता के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ लहंगा ढूंढती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं नजर नहीं आता। आखिरी में बेचारी अरुणा को अपनी माँ विनीता की शादी का लहंगा पहनना पड़ता है। देखते ही देखते शादी निपट जाती है और सुलेखा अपनी बहू शिवन्या के साथ वापस घर लौट आती है। हे भगवान, कितनी विचित्र बात है, किसी ने दुल्हन का लहंगा ही चुरा लिया। आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सुलेखा ये कह रही होती है कि तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, आपको क्या पता, ऐसा महान काम सिर्फ इस दुनिया में एक ही लड़की कर सकती है और वो खुद आपकी बहू है। मैंने ही तो उस बेचारी का लहंगा चुराया था। आखिर इतना खूबसूरत लहंगा मैं छोड़ भी कैसे सकती थी? अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्यों रही है? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। शिवन्या अपनी सास सुलेखा को एक गिलास पानी देने के बाद अपने कामों में लग जाती है।
ऐसी सुलेखा शिवन्या को अपने साथ किसी भी शादी में लेकर जाती। शिवन्या दुल्हन का लहंगा ही चुरा लेती, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में लहंगा चोर का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन शिवन्या की सहेली की शादी होती है। शिवन्या अपनी सहेली अनुराधा के पास जाती है। अरे अनुराधा, क्या बात है? आज तो तेरी शादी है, तेरे चेहरे पर कोई निखार नहीं दिख रहा। अरे निखार रहेगा भी कैसे? तू तो जानती है आजकल चारों तरफ खबर फैली है, जिसकी भी शादी होती है लहंगा चोर उसकी शादी में आता है और लहंगा चुरा कर ले जाता है। आखिर पता नहीं क्यों लहंगा चोर ऐसा कर रहा है। शिवन्या हंसते हुए कहती है, लगता है लहंगा चोर को लाल जोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी वो लहंगा चुरा रहा है। वैसे तेरा लहंगा कहाँ है? जरा दिखा तो सही, तूने कहाँ छुपा रखा है? तभी अनुराधा अपना लहंगा निकालकर शिवन्या को दिखाती है, जिसे देखकर शिवन्या की नीयत अपने दोस्त अनुराधा के लहंगे पर भी फिसल जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लहंगा है तेरा। कसम से ऐसा लहंगा तो कोई भी चुरा ले। तू अपना लहंगा संभाल कर रखियो, कहीं लहंगा चोर तेरा लहंगा चुरा कर न ले जाए। ऐसा कहकर शिवन्या बाकी के मेहमानों के पास चली जाती है और बातें करने लगती है। लेकिन शिवन्या मौका देखते ही बेचारी अनुराधा का लहंगा चोरी कर लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात का समय होता है। जैसे ही चोरी छुपे शिवन्या घर के अंदर घुसती है, उसके साथ सुरेखा अचानक से घर की लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू तो अपनी सहेली की शादी से कल आने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी और वो भी इतनी रात में कैसे आ गई? शिवन्या अपनी सास को देखकर डर जाती है और वो अपना चोरी किया हुआ लहंगा पीछे छुपाने लगती है। अरे बहू, ये तेरे हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सुलेखा शिवन्या के मना करने के बाद भी उसके हाथ में लहंगा देख लेती है, जिसके बाद सुलेखा को ये समझने में देर नहीं लगती कि शिवन्या ही वही चोर है जिसने अभी तक सबके लहंगे चोरी किए हैं। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तू लड़कियों के लहंगे चोरी करती है? अरे तुझे तो शर्म करनी चाहिए। तू जानती भी है एक शादी के लहंगे से एक लड़की के कितने अरमान होते हैं। तू तो उन सभी लड़कियों के अरमान तोड़ देती है। तुझे तो अपनी बहू कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। जरा सोच, उन बेचारी होने वाली सुहागनों के दिल पर क्या बीती होगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मुझे लाल जोड़ा इतना पसंद है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता और मैं उसे चोरी करने लगती हूँ। अरे बहू, तू दूसरे की सुहाग की निशानी चुरा रही है। भगवान ना करे कल को कहीं भगवान ने तेरा सुहाग ही तुझसे चुरा लिया तो क्या करेगी? अपनी सास की ऐसी बातें सुनते ही शिवन्या के हाथों से लहंगा नीचे गिर जाता है और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं फिर दोबारा कभी किसी का लहंगा चोरी नहीं करूंगी और मैं इस लहंगे को भी वापस अनुराधा के घर छोड़ आऊंगी। ऐसा कहकर शिवन्या वापस से रोते हुए अपनी सहेली अनुराधा का लहंगा चोरी छुपे उसके घर वापस रखाती है और उस दिन के बाद से वो कभी किसी का लहंगा नहीं चुराती।